नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा राजेश खन्ना का और बात आखिर दिनों की। एक बार एक पत्रकार ने राजेश खन्ना से सवाल पूछा कि आखिरी बार आप कब रोए थे। राजेश खन्ना ने जवाब दिया, अभी 1 मिनट पहले ही, जब बारिश हो रही थी। मैं बारिश में रोता हूं ताकि किसी को पता न चल सके कि मैं रो रहा हूं। तो आप हमारे साथ फिल्म बनाना चाहते हैं? राजेश खन्ना ने फोन पर बात करते हुए कहा। और उस पल मुझे लगा कि शरीर बूढ़े हो जाते हैं पर आवाजें बूढ़ी नहीं होती। फिल्म निर्देशक अशोक त्यागी ने राजेश खन्ना की आवाज पहली बार फोन पर सुनते हुए यही सोचा था। अशोक त्यागी पहले देवानंद के साथ रिटर्न्स ऑफ ज्वेल थीफ और शत्रुघ्न सिन्हा के साथ भारत भाग्य विधाता निर्देशित कर चुके थे। अब वो राजेश खन्ना के साथ हॉलीवुड क्लासिक गॉडफादर पर आधारित एक फिल्म बनाना चाहते थे। यही फिल्म रियासत 2014 में राजेश खन्ना की आखिरी फिल्म साबित हुई। राजेश खन्ना ने दिल्ली में अपने ज्योतिषी दोस्त भरत उपमन्यु को अपनी कुंडली दिखाई। उन्हें पूरा यकीन हो चला था कि उनके जीवन में अच्छा समय जल्द आने वाला है। पत्रकार पंकज वोहरा के मुताबिक राजेश खन्ना ने इन दिनों शायद तमिलनाडु में अपनी कोई प्रॉपर्टी बेची थी और इससे मिले पैसों से उन्होंने इनकम टैक्स से अपना बंगला छुड़ाया था और उसमें मरम्मत का काम भी शुरू करवा दिया था। अशोक त्यागी के साथ राजेश खन्ना की मुलाकातें होती रहीं। अलग अलग स्क्रिप्ट्स पर दोनों की चर्चा होती रही। इस तरह साल गुजरते रहे। आखिरकार 1 जनवरी 2011 को राजेश खन्ना ने अशोक त्यागी को बुलाया और कहा कि फिल्म शुरू की जाए। काफी कोशिश के बाद आखिरकार 25 फरवरी 2011 को फिल्म रियासत की शूटिंग शुरू हो गई। अशोक त्यागी बाद के दिनों में एक इंटरव्यू में बताते हैं कि अमिताभ बच्चन फिल्म सरकार में ऐसे ही डॉन का रोल निभा चुके थे। काका जी ने मुझसे सरकार और गॉडफादर दोनों की डीवीडी मंगवाई और बैठकर देखी। फिर जब वो सेट पर आए तो बिल्कुल अलग राजेश खन्ना थे। ये उनकी बिल्कुल अलग परफॉर्मेंस है। आप इसे देखकर हैरान रह जाएंगे। अपना पूरा अंदाज बदल दिया उन्होंने इस फिल्म रोल के लिए, इस फिल्म के लिए। शूटिंग के समय वो कभी मॉनिटर नहीं देखते थे। बोलते थे, हमारे ज़माने में कहाँ मॉनिटर होते थे, हमें तो आदत ही नहीं। फिल्म का बजट कम था और अशोक पहले राजेश खन्ना का काम निपटा लेना चाहते थे। अगले 3 महीने में राजेश खन्ना के 90% सीन्स की शूटिंग पूरी कर ली गई। आखिरी शेड्यूल में क्लाइमैक्स के कुछ सीन रह गए थे जो कुछ दिनों में शूट होने थे। जून 2011 में राजेश खन्ना की तबीयत अचानक खराब हुई। उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। अशोक त्यागी बताते हैं कि शूटिंग के करीब महीने भर बाद जब वो राजेश खन्ना से मिलने गए तो हैरान रह गए। वो बेहद कमजोर हो गए थे। उनका वजन अचानक बेहद कम होने लगा था। अशोक बताते हैं कि उस दिन उन्होंने हमारे साथ चाय पी तो हम हंसने लगे कि काका जी, आज तो आपके साथ चाय पी रहे हैं। वो धीमी आवाज में बोले, पिक्चर पूरी कर लो। मैंने कहा, कर लेंगे, आप ठीक तो हो जाइए। मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गए। मैं तो नहीं जानता था, लेकिन उन्हें शायद पता था कि ठीक होने की हालात से वो बहुत आगे निकल चुके हैं। राजेश खन्ना के साथ जुड़ा एक वाक्य अशोक त्यागी भूल नहीं पाते। रियासत शुरू होने से पहले वो अक्सर राजेश खन्ना के साथ उनके लिंकिंग रोड वाले ऑफिस में मिला करते थे। ये उन दिनों की बात है जब वो अपने इसी ऑफिस में रहा करते थे। अशोक के मुताबिक एक शाम उन्होंने उनके साथ 2-3 पैग लेने के बाद राजेश खन्ना अपनी मारुति 800 कार में अशोक के साथ ड्राइव पर निकल गए और सीधे आशीर्वाद के सामने जाकर गाड़ी रोक दी। अशोक के साथ वो वहां एक बेंच पर बैठ गए। उनका बंगला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सील किया हुआ था। उस रात हल्की हल्की बारिश के बीच राजेश खन्ना ने अशोक त्यागी को अपने सुनहरे दौर की कई बातें सुनाई। उन्होंने अशोक त्यागी से कहा कि जिस बेंच पर वो बैठे हैं, किसी जमाने में उसी बेंच के पास सैकड़ों लोग सिर्फ उन्हें देखने के लिए घंटों इंतजार करते थे। अशोक ने जब काका की ये बात सुनी तो बोले, काका जी, फिक्र मत कीजिए, आप देखना हमारी फिल्म के बाद वो फैन फिर से आएंगे। और इस बात पर उन्होंने एक फीकी सी मुस्कान दी थी। बिस्तर पर बीमार पड़े राजेश खन्ना ने वैसी ही फीकी मुस्कान के साथ अशोक त्यागी से जल्द फिल्म खत्म करने को कहा। अशोक के मुताबिक उनके दिल में कहीं ना कहीं ये आखिरी ख्वाहिश दबी थी कि उनके फैंस लौट आएं। अगर
गालिब दारू पीकर मर सकता है तो मैं क्यों नहीं। राजेश खन्ना ने यह बात फिल्म पत्रकार अली पीटर जॉन से कही थी। उन्होंने जिंदगी भर बहुत शराब पी थी और अब जिंदगी का वो मकाम था जब उम्र भर की शराब उन्हें बड़ी तेजी से पी रही थी। हालांकि अब राजेश खन्ना शराब को पूरी तरह छोड़ चुके थे, मगर उनका लीवर जवाब देने की कगार पर पहुंच चुका था। मुंबई में सारी मेडिकल जांच के बाद राजेश खन्ना को डॉक्टर्स ने खबर दी कि उन्हें कैंसर है। मुंबई में लीलावती हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में उनका इलाज करने वाले मशहूर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डॉक्टर पी जगन्नाथ, जब उन्हें बताया गया कि कैंसर की एडवांस स्टेज पर वो हैं, तो कुछ पल के लिए राजेश खन्ना खामोश हो गए। इस सच को स्वीकार करने में उन्हें कुछ पल लगे। फिर खुद को बहादुरी से संभालते हुए उन्होंने डॉक्टर जगन्नाथ की तरफ देखा और बोले, मेरी किस्मत में आनंद की तरह ही जीना लिखा है। द हिंदू अखबार को दिए अपने एक इंटरव्यू में डॉक्टर जगन्नाथ बताते हैं कि राजेश खन्ना करीब 18 महीने तक कैंसर से लड़ते रहे, मगर जब भी वो उनसे मिलने आते तो चेहरे पर मुस्कान होती थी, मानो वो आनंद की तरह गम के माहौल को खुशियों में बदलना चाहते हों। वो किरदार जिसे उन्होंने बड़ी शिद्दत से पर्दे पर जिया था, जिसने उन्हें हिंदी सिनेमा में अमर कर दिया था, वही किरदार अब स्क्रिप्ट के पन्नों और स्क्रीन की चकाचौंध से निकलकर जीता जागता इंसान बन गया था। आनंद और राजेश खन्ना अब एक हो चुके थे। भूपेश रसीन, जो कि राजेश खन्ना के साथ तकरीबन 2 दशक तक एक साथ रहे आखिरी दिनों में, वो भी उनके व्यक्तित्व में आए इस बदलाव को याद करते हुए कहते हैं कि काका जी को अपनी मौत से तकरीबन साल भर पहले पता चल गया था कि उनके पास जीने के लिए अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। कहा जाए तो उस आखिर के 1 साल में वो बिल्कुल आनंद की तरह जिए। पल पल करीब आती मौत से कोई भी घबरा जाए, मगर मैंने कभी उन्हें रोते हुए नहीं देखा। वो बदल गए थे, दर्द को भूलकर मजाक करते थे, लेकिन हम सब जानते थे कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। अकेलेपन में उनका हाल कुछ और ही हो जाता था। इन दिनों में वो बहुत कम लोगों से फ़ोन पर बात करते थे और मैं उन चंद लोगों में से एक था जिनसे उनकी फ़ोन पर नियमित बात होती थी। भरत उपमन्यु उन दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि पहले काका जी को बहुत समय तक उम्मीद थी कि कुछ चमत्कार होगा, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्हें अंदाजा हो गया कि समय आ गया है। आखिरी वक्त नज़दीक आ रहा था और राजेश खन्ना को हर पल इसका इंतजार करना था। दिल्ली में राजेश खन्ना के दोस्त रहे नरेश जुनेजा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वो अक्सर मुस्कुराते हुए अपने डॉक्टर से पूछते थे, मेरा वीजा कब खत्म हो रहा है। राजेश खन्ना का परिवार भी उनकी बीमारी से हिल गया था। डिम्पल, उनकी दोनों बेटियां और खासतौर पर अक्षय कुमार दामाद, हर कोई इस मुश्किल घड़ी में राजेश खन्ना के साथ खड़ा हो गया। परिवार को मिलाने का जो काम उनका अच्छा समय भी नहीं कर सका, वो बुरे वक्त ने कर दिखाया। डिम्पल के करीबी दोस्त अमर सिंह बताते हैं कि क्योंकि दिवंगत समाजवादी पार्टी के नेता, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि डिम्पल का ये मानना था कि रिश्तों में भले ही दूरी आ गई हो, मगर जब जब जरूरत पड़ी, चाहे चुनाव हो या आखिरी समय, वो हमेशा राजेश खन्ना के साथ आ गए। उनका ये कहना था कि हमारे बच्चों के वो बाप हैं, बच्चों के पिता के रूप में हमेशा उनका मान रखा। राजेश खन्ना अब अपनी बेटियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहते थे। कुछ महीने बाद दिसंबर में राजेश खन्ना अपना जन्मदिन मनाने के लिए परिवार के साथ गोवा जाने की तैयारी में भी थे। पूरा परिवार अपनी यादों के आईने में उनके साथ बिताए ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत लम्हे समेट लेना चाहता था। वो लम्हे जो इस परिवार ने पिछले 20 साल में गंवाए थे। जन्मदिन से कुछ दिन पहले राजेश खन्ना ने दिल्ली में भूपेश रसीन को फ़ोन किया। भूपेश को अभी तक वो पूरी बातचीत याद है। वो बताते हैं कि गोवा में अक्षय कुमार का घर है। काका जी मुझसे बोले कि यार भूपेश, बच्चे चाहते हैं कि मेरा बर्थडे गोवा में मनाया जाए, तुम भी गोवा पहुंच जाओ। मैंने कहा काका जी, आप तो जानते ही हैं कि मैं नया साल सिर्फ अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मनाता हूं। तो फिर वो जिद करने लगे कि हर्ष को मैं अपने साथ बम्बई ले आऊं और मैं अपनी पत्नी माधवी के साथ दिल्ली से गोवा पहुंच जाऊं। मैंने उन्हें टालना चाहा, बहुत सोचा कि उनके परिवार का मामला है, भला मैं इसमें क्या करूंगा। लेकिन काका जी बेहद जिद कर रहे थे। जब मैं बार बार टालता रहा तो अचानक उखड़ गए, बहुत नाराज होकर बोले, भूपेश तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम तो सब कुछ जानते हो, शायद ये मेरा आखिरी बर्थडे हो। ये कहते कहते उनकी आवाज़ भर्रा गई और उन्होंने फ़ोन पटक दिया। करीब 2 घंटे बाद राजेश खन्ना का फिर फ़ोन आया।
इस बार उन्होंने भूपेश से कहा कि वो गुस्से में कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो गए थे। इस बार भूपेश ने उनसे हंसकर कहा कि वो गोवा पहुंच रहे हैं। गोवा में पूरा परिवार, डिम्पल, अक्षय कुमार, ट्विंकल, रिंकी, आरव, सब के सब अक्षय के घर में ठहरे थे, लेकिन राजेश खन्ना और भूपेश रसीन ताज होटल में ठहरे। भूपेश बताते हैं कि राजेश खन्ना के साथ बिताए ये दिन बेहद अनमोल हैं। हम सबको पता था कि वो हमारे साथ ज़्यादा दिन तक नहीं रहेंगे। हम लोग साथ खेलते थे, मजाक करते थे, काका जी आरव के साथ खूब बातें करते थे। कहने को ये उनका बर्थडे का सेलिब्रेशन था, मगर सबको पता था कि ये आखिरी बर्थडे है। अक्सर उनसे बात करते करते हम सब की आंखें भी नम हो जाती थीं। भूपेश बताते हैं कि राजेश खन्ना भी सबके साथ हंसते मुस्कुराते और कोशिश करते कि जो समय मिला है उसे भरपूर जी लें, लेकिन हंसते हंसते वो अचानक खो जाते थे, जैसे धीरे धीरे करीब आ रही मौत की आहट सुन ली हो। राजेश खन्ना ने अब बिस्तर पकड़ लिया था। वो खुद नहीं चाहते थे कि उनकी बीमारी के बारे में परिवार के और बाकी करीबी लोगों को कुछ पता चले। उनकी इस इच्छा को आखिरी समय तक मान रखा गया। उनका पूरा शरीर हड्डियों का ढांचा भर रह गया था। वो दिन रात तकलीफ से जूझ रहे थे। इसी दौरान एक पार्टी में सलीम खान ने उन्हें देखा तो हैरान रह गए। वो कहते हैं कि मैं तो अपने फार्म हाउस पनवेल चला गया था, तो बम्बई में कम ही आना जाना होता था। बम्बई लौटा तो एक पार्टी में उनको देखा तो पहले तो पहचान ही नहीं पाया। उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो राजेश खन्ना जैसे लग ही ना रहे हों। मुझे ऐसा लगा कि मुझे मिलना चाहिए। जो भी बीमारी थी वो किसी को बताते नहीं थे। साफ था कि वो धीरे धीरे डिटेरियोरेट हो रहे हैं और ज़्यादा वक्त रहेंगे नहीं, ये मुझे ऐसा लगा। हालांकि मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूं, लेकिन बस मुझे ऐसा लगा। मेरा दिल चाहा कि मुझे उनसे मिलना चाहिए, मुझे रिजॉल्व करना चाहिए। अगर इसके दिल में मुझे लेकर कोई प्रॉब्लम है, मुझे बहुत ही स्ट्रांगली फील हुआ। मैं रुक गया एक दिन के लिए, पनवेल नहीं गया। उनके यहाँ एक आदमी काम करता था, प्रशांत रॉय, वो अब मेरे यहाँ काम करता है। तो मैंने कहा कि जाकर उनसे बोलो कि मैं मिलना चाहता हूँ। उसने जाकर कहा कि सलीम साहब आपसे मिलना चाहते हैं। तो राजेश खन्ना ने कहा कि क्यों मिलना चाहते हैं। ऐसे हालात में भी उनकी सस्पिशियस नेचर गया नहीं था। खैर, मुलाकात नहीं हो पाई। शायद वो मुझसे मिलना नहीं चाहते थे। सलीम खान ने बाद के दिनों में एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया। अभिनेता प्रेम चोपड़ा, जिन्होंने राजेश खन्ना के साथ 20 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया था, कि भी राजेश खन्ना से इसी दौरान मुलाकात हुई। प्रेम ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो एक पार्टी में राजेश खन्ना से मिले और पुराने दोस्त होने के नाते उन्हें गले से लगाया, लेकिन उनका रिस्पॉन्स बेहद ठंडा था और मुझे बहुत बुरा लगा। इसलिए नहीं कि उन्होंने मुझे इग्नोर किया, बल्कि इस बात का दुख हुआ कि वो खुद से कितने दुखी हैं। राजेश खन्ना ने अपने आप को दुनिया से दूर कर लिया था, मगर इन्हीं दिनों मशहूर एडवर्टाइजिंग एजेंसी लोव लिंटास की तरफ से उन्हें एक ऑफर आया। यह हेवेल्स पंखों के एक विज्ञापन का कॉन्सेप्ट था जो काफ़ी दिलचस्प था। राजेश खन्ना ने आज तक कभी किसी एड फिल्म में काम नहीं किया था, और ख़ासतौर पर ऐसी हालत में जब वो इतने कमज़ोर थे और किसी से मिलना नहीं चाहते थे। उनके एक विज्ञापन में काम करने की उम्मीद ना के बराबर थी। इसके निर्देशक और की जिम्मेदारी मशहूर एड फिल्म मेकर और फिल्म पा के निर्देशक आर बाल्की को दी गई। बाल्की का मानना था कि राजेश खन्ना के अलावा इस कॉन्सेप्ट पर कोई भी दूसरा फिल्म स्टार फिट नहीं बैठ सकता। परिवार के लोगों और भूपेश रसीन के काफ़ी समझाने के बाद किसी तरह राजेश खन्ना तैयार हो गए। तैयारियां शुरू हुई। राजेश खन्ना के साथ एड फिल्म की स्टोरी बोर्ड पर चर्चा की गई। ये फिल्म एक ऐसे शख्स के बारे में थी जिसका एक दौर में पूरा जमाना दीवाना था, और अंत में उन सुनहरे दिनों को याद करते हुए वो स्टार कहता है कि मेरे फैन मुझे कभी नहीं छोड़ सकते। फैन शब्द पर जोर दिया जाना था क्योंकि विज्ञापन हेवेल्स फैन का था। शूटिंग के लिए एक बड़े स्टेडियम की ज़रूरत थी और प्रोडक्शन टीम को ये स्टेडियम बेंगलोर में मिला। परेशानी ये थी कि इस हालत में राजेश खन्ना बेंगलोर का सफ़र कैसे तय करेंगे। हैरत की बात यह थी कि बेहद ख़राब स्वास्थ्य और डॉक्टरों की आराम की सलाह की परवाह न करते हुए राजेश खन्ना शूटिंग के लिए बेंगलोर जाने को तैयार हो गए। आखिर राजेश खन्ना इतनी बुरी सेहत के बाद भी पंखों के इस विज्ञापन की शूटिंग को क्यों करना चाहते थे?
जब शूटिंग की डेट पूछने के लिए राजेश खन्ना को फोन किया गया तो राजेश खन्ना की हालत और खराब हो चुकी थी। लेकिन उससे भी बड़ी परेशानी यह थी कि उनके पैर में हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया था। पैर में बहुत सूजन थी तो वो जूते तक नहीं पहन सकते थे। खड़ा होना भी उनके लिए बेहद तकलीफदेह था। भूपेश रसीन बताते हैं कि मैंने काका जी से कहा कि क्या आप कर पाओगे। काका जी बोले कि कमिटमेंट किया है तो मैं करूंगा, तुम उनको 2 दिन बाद की डेट दे दो। मैंने कहा कि काका जी ये नामुमकिन है, आप तो खड़े तक नहीं हो सकते। वो बोले भूपेश मेरा फ्रैक्चर घर में तो ठीक नहीं होगा, मुझे नानावटी हॉस्पिटल लेकर चलो। और वहाँ ले जाकर हमने उन्हें एडमिट करा दिया। 2 दिन तक उन्होंने पैर को ऊपर बांधे रखा ताकि सूजन कम हो जाए। वो पेन किलर्स लेते रहे। 2 दिन तक पूरा आराम किया। 2 दिन बाद नानावटी हॉस्पिटल से घर नहीं गए, सीधे बेंगलोर गए। वहाँ के स्टेडियम में शूटिंग थी। आखिर इस एड फिल्म की शूटिंग में ऐसा क्या था जो तकलीफदेह होने के बावजूद राजेश खन्ना को बेंगलोर तक खींच लाई। भूपेश रसीन लगातार उनके साथ थे। शूटिंग के लिए राजेश खन्ना स्टार की तरह ही अपने साथ एक हेयर स्टाइलिस्ट और एक हेल्पर बॉय को भी ले गए। भूपेश बताते हैं कि उसी रात आर बाल्की भी आ गए और डिनर के बाद उन्होंने बैठकर पूरी स्क्रिप्ट पर चर्चा की। भूपेश बताते हैं कि वहीं ये भी तय किया गया कि राजेश खन्ना की गर्दन हिलाने वाली अदा के साथ उनका गाना ये शाम मस्तानी को कोरस में एक एंथेम की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। राजेश खन्ना को यह आइडिया बेहद पसंद आया। एक तरह से ये एड फिल्म राजेश खन्ना के बेमिसाल सुपरस्टारडम को सलाम थी। कुछ सेकंड्स की इस एड फिल्म में उनके पुराने जादू को जिंदा करने की कोशिश की गई थी। ये फिल्म दर्शकों को उन पुराने दिनों में ले जाती थी जब राजेश खन्ना इंडस्ट्री के बेताज बादशाह हुआ करते थे। विज्ञापन राजेश खन्ना की एक पंच लाइन पर खत्म होता है कि उनके फैन उन्हें कभी नहीं छोड़ सकते। इस बात पर कहीं ना कहीं राजेश खन्ना को वाकई यकीन था। राजेश खन्ना ने इस विज्ञापन फिल्म में छुपे ह्यूमर को भी बड़ी जिंदा दिली से कबूल किया था। भूपेश के मुताबिक उस रात होटल जाने से पहले उन्होंने बाल्की को वॉक करके दिखाया। वो दर्द से लड़खड़ा रहे थे, लेकिन अपनी मशहूर चाल उन्होंने बाल्की के लिए चल कर दिखा दी। उनकी हिम्मत देखकर बाल्की बस इतना ही कह सके, हैट्स ऑफ टू यू। वो रात मुश्किल थी। फ्रैक्चर की तकलीफ से लड़खड़ाते राजेश खन्ना के लिए सीधे खड़े होना तक मुश्किल था। पल पल उन्हें खाता जा रहा कैंसर जैसे उनकी ताकत को निचोड़ रहा था। कंकाल की तरह लगने वाले राजेश खन्ना फिर भी बेंगलोर के स्टेडियम की अपनी आखिरी शूटिंग के लिए यूं उत्साहित थे जैसे कि उनकी पहली शूटिंग हो। न जाने इस शहर में ऐसा क्या था जो दर्द और तकलीफ के बीच उन्हें खींच लाया था। अगली सुबह शूटिंग का दिन था। अपनी वैनिटी वैन में वो शूटिंग के लिए तैयार हुए। मेकअप किया, सफ़ेद शर्ट के लिए के साथ काली बो लगाकर उन्होंने काले रंग का टैक्सीडो पहना। शूटिंग स्टेडियम के अंदर थी, वैन स्टेडियम के बाहर थी। राजेश खन्ना के लिए अपने पैरों पर चलना बेहद मुश्किल था, इसलिए तैयार होकर राजेश खन्ना एक व्हील चेयर पर बैठकर स्टेडियम के अंदर गए। जैसे ही वो स्टेडियम के अंदर दाखिल हुए, उनके होंठों पर मुस्कान तैर गई। उन पलों को शायद अपने अतीत के एक सुनहरे दिन में वो पहुंच गए। वो पल जब उन्हें अपने करिश्माई सुपरस्टारडम का पहली बार अंदाजा हुआ था। जब उन पलों को याद करते हुए उन्होंने एक बार कहा था कि मुझे आज तक वो लम्हा याद है जब मुझे पहली बार अंदाजा हुआ था कि कामयाबी कितनी जबरदस्त हो सकती है। ये साल 1971 में अंदाज के फौरन बाद का किस्सा था। बेंगलोर में और हवाओं में बस एक ही आवाज गूंज रही थी। जानते हो, ये रोमन साम्राज्य के किसी स्टेडियम जैसा था और मैं किसी बच्चे की तरह रो पड़ा था। करीब 40 साल बाद किस्मत राजेश खन्ना को एक बार फिर उसी शहर बेंगलोर में ले आई थी, उनकी जिंदगी की आखिरी शूटिंग के लिए। इस एड की मेकिंग के दौरान अपनी लड़खड़ाती आवाज में उन्होंने कहा, जहां पहली बार मेरी पहचान बनी, मेरे ऑडियंस ने मुझे स्वीकार किया। मैं ये महसूस कर रहा हूं कि आज मैं उसी हिस्से में आया हूं, उनके साथ आया हूं, उनके लिए आया हूं, उनके प्यार की खातिर। उस सम्मान जो मैं चाहता हूं, उन्होंने मुझे दोनों हाथों से दिया। क्या यही वजह थी कि बेहद दर्द और तकलीफ के बावजूद राजेश खन्ना इस शूटिंग के लिए तैयार हो गए थे? अपनी लगातार गिरती हुई सेहत की वजह से शायद वो अपनी जिंदगी का आखिरी शॉट उसी जगह देना चाहते थे जहां उन्होंने अपने सुपरस्टारडम को पहली बार आंखों से देखा था। भाग्य का चक्र पूरा हो चुका था। लाइट, साउंड
कैमरा, एक्शन की आवाज़ें पूरे दिन गूंजती रहीं। आर बाल्की बताते हैं कि मेरे सामने वो शख्स था जिसके जैसा स्टारडम किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। उनको कैमरे के बारे में सब कुछ मालूम था। मैं क्या चाहता था वो सब समझ गए। इस एड फिल्म की शुरुआत में अंधेरे में एक शख्स दूसरे छोर पर दिख रही रोशनी की तरफ चलता नजर आता है। इस सफर के बीच में कुछ पुराने दृश्य दिखते हैं जिसमें लोग राजेश खन्ना की गाड़ी में बैठकर पीछे भाग रहे हैं, उनके ऑटोग्राफ मांग रहे हैं, उनके पोस्टर लिए खड़े हैं। साथ में उनकी फिल्मों के मशहूर शॉट भी नजर आते हैं। बैकग्राउंड में दीवाने फैंस की गूंजती पुकार के साथ आज के राजेश खन्ना स्टेडियम में एंट्री करते हैं। अपने फैंस की चाहत और दीवानगी देखकर उनके चेहरे पर संतुष्टि के भाव हैं। पूरा स्टेडियम उनके फैंस से भरा हुआ है। लेकिन विज्ञापन का ट्विस्ट दरअसल यही था कि इस आखिरी शॉट में स्टेडियम की कुर्सियों पर राजेश खन्ना के असली फैंस नहीं बल्कि हैवेल्स के पंखे रखे हुए हैं। इस विज्ञापन में अपनी लाइन बोलते हुए राजेश खन्ना के कमजोर चेहरे पर दर्द नजर नहीं आता। फैंस क्या होते हैं मुझसे पूछो, प्यार का वो तूफान, मोहब्बत की वो आंधी, वो जज्बात, वो जुनून, हवा बदल सकती है लेकिन फैंस ये सब मेरे रहेंगे। बाबू मोशाय, मेरे फैंस मुझसे कोई नहीं छीन सकता। राजेश खन्ना पूरा दिन दर्द भूलकर टेक पर टेक देते रहे। शाम के करीब 7 बजे निर्देशक आर बाल्की की आवाज गूंजी, पैकअप। पूरी यूनिट ने खड़े होकर राजेश खन्ना के लिए तालियां बजाईं। राजेश खन्ना ने अपने अंदाज में हाथ हिलाकर सबको शुक्रिया कहा। बाल्की बताते हैं कि उन्हें जैसे कैमरे से प्यार था। जैसे ही कैमरा ऑन होता था वो बिल्कुल अलग शख्सियत बन जाते थे। वो बेहद समझदार थे और जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं। उस विज्ञापन के जो हिस्से इस्तेमाल नहीं हो सके उनमें से एक था उनका गाना अच्छा तो हम चलते हैं, जिस पर काका ने अपनी अदाएं दिखाई थीं, जिससे कैमरे पर अपना आखिरी गुड बाय कह रही हूं। यूनिट के सदस्यों की तालियों के बीच धीरे धीरे चलते हुए राजेश खन्ना वापस अपनी व्हील चेयर पर आकर बैठ गए और फिर अचानक से गर्दन घुमाकर उन्होंने स्टेडियम की तरफ देखा। उनकी आंखें जैसे किसी गुजर चुके दौर में खो गईं। उनकी आखिरी शूटिंग का पैकअप हो चुका था। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।